नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है पावर रिसोर्स। ये इसका दूसरा भाग है। कल हमने जो पावर रिसोर्स के बारे में बात की थी उसमें मैंने कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत और आणविक शक्ति, या हम जिसे कह सकते हैं एटॉमिक पावर। सबसे पहले हम बात करेंगे जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। जल विद्युत जो होती है एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है तथा इसे ऊपर से नीचे गिरती हुई जलधारा की ऊर्जा से संचालित जो डायनो टरबाइन होते हैं उनमें उत्पन्न किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन जल के द्वारा होता है, जो कि सर्वाधिक हम कह सकते हैं स्थायी संसाधन है। और जल विद्युत की जो ऊर्जा है वो एक अधिक स्थायी संसाधन के रूप में, शक्ति के संसाधन के रूप में उपलब्ध है। शक्ति के जबकि अन्य जो संसाधन है कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये एक हमारे पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपस्थित है और कुछ समय बाद ये जो है ख़त्म भी हो जाएंगे धरातल पर। लेकिन जल विद्युत ऐसी शक्ति है जो कि एक सनातन संसाधन माना जाता है। अब इस जल विद्युत उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक जो कंडीशंस होती हैं, भौगोलिक दशाएं होती हैं, भौगोलिक और आर्थिक, उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें सबसे आवश्यक जो भौतिक दशाएं हैं उनमें है, एक तो तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ या जलधारा होनी चाहिए, उस क्षेत्र में तीव्र ढाल होना चाहिए और जल को संरक्षण के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए और बांध के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए आदि। ये कुछ प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मानवीय और आर्थिक दशाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पूंजी या कैपिटल, और इलेक्ट्रिसिटी की जो होती है डिमांड या मांग, और मांग जो क्षेत्र हो, डिमांड एरिया हो, वो भी नज़दीक जहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है उसके पास ही होना चाहिए, यानी समीप स्थित होना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस भी इसके लिए आवश्यक है। जल विद्युत की इम्पोर्टेंस जो है हमारे लिए, कई विशेषताएं हैं इसकी जो कि अन्य संसाधनों में, अन्य ऊर्जा के संसाधनों में हमें देखने को नहीं मिलती है। एक तो ये हमारा सतत या सनातन संसाधन है या दीर्घकाल तक प्राप्त होने वाला संसाधन है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की बजाय अन्य संसाधन कोयला, पेट्रोल की या ताप विद्युत की तुलना में से लंबे समय तक प्राप्त होने वाला है और इसके साथ ही साथ ये उनकी तुलना में काफ़ी सस्ता भी है। इसे हम एक बार निर्मित करने के पश्चात इसकी जो लागत होती है वो बहुत कम होती है उसके पश्चात, क्योंकि इसे खंभों या तारों के माध्यम से या ट्रांसमिशन के थ्रू हम दुर्गम स्थानों पर भी इसे पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए अन्य परिवहन के साधनों की आवश्यकता नहीं हो सकती। थ्रू ट्रांसमिशन लाइन हम इसे पहुंचा सकते हैं और इसका उपयोग बहुत ही सरल है, कन्वीनियंट है। इसका यूज़ केवल एक बटन या स्विच ऑन करने से ही ये कार्य करने लगती है। अन्य संसाधनों की तुलना में हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार तेज, या हम कह सकते हैं उच्च वोल्ट या कम वोल्ट में हम इसको संचालित कर सकते हैं। इसी कारण जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग हैं या उपकरण हैं, वो या जो मशीनें हैं, उनको चलाने में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है और विशेष करके घरेलू उपयोग इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है कि जल विद्युत का उत्पादन। अब एशिया महाद्वीप में विश्व की जो जल शक्ति है
उसकी जो क्षमता है लगभग 33% प्राप्त है। एशिया की जल शक्ति की कुल संभावना जो है वो लगभग 15 करोड़ हॉर्स पावर शक्ति है, लेकिन इसका अभी तक हम पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। एशिया में अधिकांश इस जल विद्युत का जो उत्पादन है वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अधिक देखने को मिलता है। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, एशिया का जो ये दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग जो है, यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन अधिक किया जा रहा है। ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अनेक ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं जिनसे वर्ष भर नदियाँ बहती हैं और जल प्रवाह जो है पूरे वर्ष भर बना रहता है। एशिया में हम देखें तो चीन, जापान, भारत और जो टर्की है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन अधिक होता है। सबसे पहले बात आती है चीन की। चीन जो है विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे प्रमुख जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र है। इसका जो वार्षिक उत्पादन है लगभग 320 अरब किलोवाट घंटे से भी अधिक है। विश्व की लगभग 12% जल विद्युत का उत्पादन चीन में होता है। चीन में कुल उत्पादित यांत्रिक ऊर्जा का केवल 6% जल विद्युत के रूप में होता है। चीन में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं जिनके द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन परियोजनाओं में हांगहो, यांगटीसीकियांग, सीकियांग और उनकी सहायक नदियों पर अनेक स्थानों पर जल विद्युत निर्माण या जल विद्युत शक्तिगृह स्थापित किए गए हैं। फिर बात आती है जापान की। एशिया में जल विद्युत उत्पादन में जापान भी महत्वपूर्ण है। जापान के जो ये द्वीपीय भाग है, इनमें कई पर्वत श्रेणियां भी स्थित हैं और ये जो भाग है जापान का, जिससे कई तीव्रगामी नदियां या जल प्रवाह या जलधारा निकलती हैं तथा इस कारण से लगभग 4%, विश्व के लगभग 4% और एशिया का लगभग 18% जल विद्युत का उत्पादन जापान में किया जाता है। यहाँ पर स्थित मध्यवर्ती पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ जो हैं अधिकतर वाटरफॉल या जलप्रपात बनाती हैं और तटीय मैदानों में उतरती हैं। जापान के पर्वतीय ढालों में कई छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। जापान की कुल संभावित क्षमता का लगभग 75% ने जल विद्युत का विकास कर लिया है। यहाँ पर लगभग 200 से अधिक जल विद्युत के केंद्र हैं जापान में, जिनमें टिहोकू और बीबू सबसे उल्लेखनीय हैं। हांशू द्वीप के में कुछ बड़े जल विद्युत केंद्र भी स्थापित है। जापान का जो वार्षिक जल विद्युत उत्पादन है वो लगभग 100 अरब किलोवाट प्रति घंटा है। जापान में जल विद्युत उत्पादन के लिए कई कारक जो हैं उपलब्ध हैं, जैसे जापान में शक्ति के अन्य दूसरे जो हमारे संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, उसका अभाव होने के कारण भी जापान ने अपनी जल विद्युत शक्ति का विकास अधिक किया है। और दूसरी बात, विकसित देश होने के कारण पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर अच्छा हुआ है, जिसने भी जल विद्युत के उत्पादन को महत्वपूर्ण बनाया है। और इसके साथ ही साथ औद्योगिक और नगरीय केंद्रों के लिए जल विद्युत की मांग भी यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। फिर बात आती है भारत की।
भारत में भी जल विद्युत का उत्पादन 1950 के पश्चात तेज गति से हुआ। भारत में विश्व की लगभग 3% और एशिया का लगभग 14% जल विद्युत का उत्पादन होता है तथा यहाँ का वार्षिक उत्पादन 85 अरब किलोवाट प्रति घंटा है। भारत में जल विद्युत की संभावनाएं काफ़ी हैं, किंतु हम आर्थिक और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण जल विद्युत का उतना विकास नहीं कर पाए हैं। जल विद्युत के अनेक स्थानों पर उत्पादन किया जा रहा है भारत में। उत्तर में हिमालय का जो ये क्षेत्र है, उत्तरी भाग, पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, ये वाला जो भाग है पश्चिमी घाट, यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियों से निकलकर निचले मैदानी भागों में उतरने वाली नदियाँ जो हैं वर्ष पर्यंत उनमें जल प्रवाह बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल विद्युत उत्पादन की यहाँ पर पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित जल विद्युत और बहुउद्देशीय योजनाओं से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिनमें हमारी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में है भाखड़ा नागल, रिहिंद, दामोदर घाटी, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, मयूराक्षी, चंबल, काकरापार आदि यहाँ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। फिर है टर्की। पश्चिमी एशिया में स्थित टर्की जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टर्की के मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ जो है वो जल प्रपात बनाती हैं और भूमध्य सागर में गिरती हैं। तीव्रगामी नदियों के मार्ग में अनेक स्थानों पर इस कारण से कई जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। एशिया का लगभग 8% जल विद्युत उत्पादन टर्की से प्राप्त होता है। अन्य देशों में है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी पूर्वी केंद्र, रशिया का जो भाग है, एशियाई रूस, यहाँ पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर है हमारे परमाणु खनिज या परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को पढ़ने से पहले हम परमाणु खनिज के बारे में जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। किसी पदार्थ के जो लघुतम कण को जिसमें कि उस पदार्थ के गुण विद्यमान हो, हम परमाणु या एटम उसको कहते हैं। इसमें एक नाभिक सहित बाह्य नाभिकीय इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ जिनके परमाणुओं के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं परमाणु खनिज। अब परमाणु खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम आदि इसके प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। परमाणु खनिजों के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति या एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक पावर जो है कहा जाता है। परमाणु शक्ति को हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं या नाभिकीय ऊर्जा के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज हैं, एक तो यूरेनियम और थोरियम। इसके अतिरिक्त रेडियम और प्लूटोनियम से भी परमाणु खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से इतनी शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि लगभग 25 लाख किलोग्राम कोयले के जलने से। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन खनिजों में कितनी शक्ति होती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भी कुछ दशाओं का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो अधिक मात्रा में कैपिटल या पूंजी की आवश्यकता और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या
प्रौद्योगिकी विकास। इसका मुख्य ये दो कारण है जिसके आधार पर ही परमाणु शक्ति पैदा की जा सकती है। इसीलिए इसका जो उत्पादन है वो अधिकतर जो हमारे विश्व के डेवलप कंट्री हैं या विकसित देश जिन्हें हम कहते हैं, उनमें अधिकतर इसका विकास हो पाया है। क्योंकि एक परमाणु भट्टी या परमाणु गृह लगाने के निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक बार ये लग जाता है, संयंत्र लग जाता है या केंद्र लग जाता है, तो बाद में जो उत्पन्न ऊर्जा का जो उत्पादन व्यय होता है वो कोयले और पेट्रोलियम के उत्पादन व्यय की तुलना से भी काफ़ी कम होता है। अब बात आती है इनके खनिज की। यूरेनियम जो है इसका एक प्रमुख खनिज है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे पिच ब्लेंड या कार्बोनाइट या हम कह सकते हैं नामक खनिज धातुओं से प्राप्त होता है। यूरेनियम के दो प्रकार होते हैं। एक तो हम कहते हैं जिसे पिच ब्लेंड होता है, उसकी जो वेन्स होती हैं या जो शिराएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है, जिसमें यूरेनियम की मात्रा कम होती है, 1 से 4% तक पाया जाता है। दूसरा एक होता है बालू का पत्थर या हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट, जो चट्टानें होती हैं उनमें भी ये पाया जाता है। इसका जमाव जो है इसमें संचय देखने को मिलता है। एशिया में यूरेनियम के जो भंडार हैं चीन, भारत और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, तथा जो कि विश्व का लगभग 5.5 से लेकर 3.5% तक है। चीन और भारत का वार्षिक उत्पादन जो है वो लगभग 600 और 200 मीट्रिक टन है। और कुछ मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट मटेरियल है थोरियम। थोरियम जो है एक अयस्क होता है। इसका जो ओर होता है वो मोनोजाइट है, जो कि शिराओं में मिलता है, रेत में पाई जाती है। ये शैलों की रेत में 1 से 10% तक इसमें रेत में थोरियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियोनाइट और इलेनाइट आदि खनिजों में भी कुछ थोरियम की मात्रा मिलती है। थोरियम का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के साथ ही अन्य चीज़ों में भी किया जाता है। विश्व में थोरियम जो है या मोनोजाइट की सर्वाधिक जो उपलब्धता है वो भारत के केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों की जो रेतीले भाग है वहाँ पर पाई जाती है। भारत में जो थोरियम है मुख्यतः मोनोजाइट खनिज में मिलता है और यहाँ पर इसमें खनिज की मात्रा 8 से लेकर 10% तक, जिसको हम थोरियम ऑक्साइड कहते हैं, उसके रूप में ये मिलता है। इसके अलावा हजारीबाग, झारखंड, नीलगिरी, पश्चिमी घाट तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। कुछ थोरियम के भंडार इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप में भी मिलते हैं। अब इनसे जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का जो विकास है 1930 के दशक में हो गया था, किंतु इसका उत्पादन जो है द्वितीय हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अधिक हुआ। यूरेनियम और थोरियम परमाणु शक्ति के जो दो प्रमुख क्षेत्र हैं। परमाणु शक्ति ग्रहों में परमाणु के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसकी दो विधियां होती है, फिजन और फ्यूजन। एशिया में सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन
हम देख सकते हैं चीन में इसका उत्पादन या इसके केंद्र काफ़ी संख्या में है, जिनमें हम देख सकते हैं 31 तो अभी चालू हैं और 24 जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी बन रहे हैं। चीन इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर है आपके जापान। जापान में भी इस शक्ति का बहुत अधिक विकास हुआ है। जापान में करीब 45 इसके केंद्र हैं, 43 तो एक्टिव ही हैं और 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर साउथ कोरिया या दक्षिणी कोरिया में भी इस ऊर्जा का काफ़ी विकास हुआ है, जिसमें 25 जो हैं इसके केंद्र हैं और 3 अभी और बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर भारत में भी इसका काफ़ी विकास हुआ है तथा कोरिया और जापान जो है इसने इस परमाणु ऊर्जा के विकास में बहुत तीव्र प्रगति की है तथा इन देशों का जो वार्षिक उत्पादन है वो लगभग 285 और 130 अरब किलोवाट घंटा है। भारत भी प्रमुख उत्पादक देश है इसका, जहाँ से कि लगभग 17 अरब किलोवाट घंटा ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत के परमाणु रिएक्टर में हम देख सकते हैं 21 तो हैं और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारे जो प्रमुख केंद्र हैं वो है महाराष्ट्र में है तारापुर, कलपक्कम तमिलनाडु में, रावतभाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में है केंगा और गुजरात में है काकरापार, यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। फिर पाकिस्तान में भी परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र हैं और इसके अलावा ईरान में भी एक क्षेत्र है और ताइवान में भी 8 केंद्र हैं, जिनमें से 6 वर्किंग हैं और 2 अभी बन रहे हैं। तो ये था हमारा परमाणु ऊर्जा का। इसी के साथ ही हमारा मिनरल रिसोर्स और एनर्जी का टॉपिक अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हमने इसे 4 भागों में पढ़ा है तथा इसमें से कई सवाल परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। संसाधनों से संबंधित या किसी एक मिनरल से संबंधित, जैसे कोयला या पेट्रोलियम के बारे में पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में पेट्रोल के उत्पादन या कोयले का उत्पादन पूर्वी एशिया में। इसके अलावा जल विद्युत पर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, या परमाणु ऊर्जा के केंद्र विश्व में कहाँ कहाँ पर, एशिया में कहाँ कहाँ पर है। तथा खनिज संसाधनों से संबंधित लोहा या के बारे में पूछा जा सकता है, या मैंगनीज है, या खनिजों का वर्गीकरण भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से उन्हें बांटा जा सकता है। तो इस तरह से सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।